हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ट्यूटोरियल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो देखो आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो प्रोवाइड की जाए, क्योंकि प्रोज की जो बुक है आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके जितने भी चैप्टर थे वो हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं और आपने हमारे वीडियो के माध्यम से उनको देख लिया होगा और हम उसके जो नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने हमारा जो बैच ज्वाइन कर लिया है उनके लिए हम नोट्स प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आप लोग कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो प्रोवाइड की जाए, तो हमने आपके कमेंट्स को देखते हुए हमने जितने भी वो चैप्टर हैं उनमें से हमने इसके 2 पार्ट में इसको बांटा है। पहले पार्ट में हमने इसको 1 से लेकर 3 तक, यानी कि पहले पार्ट में हम 1 से लेकर 3 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे। उसके बाद हम दूसरे पार्ट में इसके 4 से लेकर आगे जितने भी चैप्टर हैं उनके आपको शॉर्ट क्वेश्चनों की वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप इनके आंसरों को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर सकें और एग्ज़ाम में आने पर उनको बहुत अच्छी तरह से लिख सकें। तो हमने इसमें वो सारे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में आने के लायक हैं। अब बात आती है कि इनके आंसर कहाँ से होंगे, तो इनके आंसर हम आपको वीडियो के माध्यम से और जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें हम इनके दे चुके हैं। आप उनमें इसके आंसरों को देख सकते हैं, जिससे जो भी क्वेश्चन है आप उसके आंसर को उसमें देख लोगे और उसको आप याद कर लोगे, क्योंकि इनके आंसर हम आपको पहले प्रोवाइड कर चुके हैं। अब केवल आपको इनके क्वेश्चनों को दे रहे हैं, जिससे कि आप जो हमने आपको क्वेश्चन लिखाए थे वो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे। एक चैप्टर में 6, 7, 8 तक क्वेश्चन थे। अब हमने केवल इसमें 3 या 2 या 4 क्वेश्चन ही लिए हैं चैप्टर में से, वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में आने के लायक हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम आपको बहुत ही अच्छी तरह समझा देंगे और इनको आप आपने नोट्स बनाए होंगे या आप वीडियो में देख के इनको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो, जिससे कि एग्ज़ाम में आने पर इनको आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकें। तो जो भी क्वेश्चन है वो हमने इसमें 10 क्वेश्चन लिए हैं और हमने पहले से तीसरे चैप्टर तक के लिए हैं। बाकी जो आपके जो 2 चैप्टर बचेंगे उनके हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, तब तक आप इनको तैयार कर लें। यदि हम इनको एक साथ आपको दे देते तो आपको फिर याद करने में दिक्कत होती, क्योंकि एक साथ आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते तो आपको बड़ा अजीब सा लगता कि इतने क्वेश्चन कैसे याद करेंगे। इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में देंगे, ताकि आप एक पार्ट तैयार कर लें, उसके फिर कुछ डेज बाद फिर दूसरा पार्ट हम आपको देंगे, जिससे कि आपकी जो प्रोज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर सकें। तो देखते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं और इनको एक बार समझ लीजिए, ताकि आपके समझ में का क्वेश्चन का जब तक क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आता आंसर लिखा नहीं जा सकता है। तो क्वेश्चन का मतलब भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से इनके क्वेश्चन के मतलब को समझाएंगे और बताएंगे इनका आंसर कैसे आप लिख सकते हो। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को। क्लास 12 इंग्लिश प्रोज। देखो, प्रोज में आपके 5 चैप्टर हैं। 2 चैप्टर आपके कोविड-19 का हटा दिए गए हैं, तो उनमें से हमने केवल 3 चैप्टर लिए हैं। कितने लिए हैं? 3 चैप्टर, और 3 चैप्टर में से हमने केवल 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन 10 क्वेश्चनों को देखो कौन कौन से क्वेश्चन हैं और आप इनको तैयार करोगे बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद जब आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे तो जो बाकी चैप्टर बचे हैं उनका भी हम एक वीडियो इंपोर्टेंट का बना देंगे, जिससे कि आप उनको भी तैयार कर सकें। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके। हमने चैप्टर लिया है आपका 1 to 3, मतलब कि पहले से 3 तक के, और हमने इसको नाम दिया है पार्ट फर्स्ट। क्या दिया है? पार्ट फर्स्ट, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं? ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जिन क्वेश्चनों में जान है। इनसे कुछ आपको संदेश मिले, क्योंकि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आते हैं जिन क्वेश्चनों से कुछ संदेश मिलता हो, कुछ सुझाव मिलता हो। वैसे फालतू क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं। तो इनको 1 by 1 हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ताकि आप इनका आंसर लिखने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जिसमें देखो पहला क्वेश्चन है हमारा पहले चैप्टर से ही है। इसमें देखो हमने ये 4 क्वेश्चन जो लिए हैं वो पहले चैप्टर के हैं, और ये 5, 6 और 7 ये आपके सेकंड चैप्टर के हैं, और ये 3 जो नीचे बचे हैं ये आपके 3rd चैप्टर के हैं। तो इसमें आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। 4 तक के किसके हैं? आपके ये फर्स्ट के हैं, और 5, 6, 7 यहाँ तक आपके जो हैं ये सेकंड चैप्टर के हैं, फर्स्ट चैप्टर और ये सेकंड चैप्टर, और ये आपके हैं 8, 9, 10
ये आपका है आपका 3rd चैप्टर। इस तरह से आपको इनको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इनको ढूंढ सकते हो क्योंकि हमने ये चैप्टर वाइज आपके लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, डेस्क्राइब। डेस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। तो वर्णन करिए। द थिंग्स माने वस्तुओं का। द थिंग्स मीन्स क्या होता है? वस्तुओं का। एंड सीन माने दृश्यों का। तो डेस्क्राइब मीन्स वर्णन करिए, थिंग्स माने वस्तुओं का, एंड सीन माने दृश्यों का। द ऑथर माने लेखक ने, सो माने देखे थे, ऑन द वे माने रास्ते में, दिल्ली थ्रू रानीखेत। मतलब कि उन चीज़ों, उन वस्तुओं और उन दृश्यों का वर्णन करिए जिन्हें लेखक ने दिल्ली से रानीखेत वाले रास्ते में देखा था। तो यदि आपकी समझ में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको आंसर को बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो देखो, आपने कहानी पढ़ी थी, हमने आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी समरी समझाई थी कि जब लेखक जब दिल्ली से रानीखेत के लिए रवाना हुआ था तो उसने बहुत सारी चीज़ों को देखा था, है ना। तो वो किस चीज़ को देखा था, वो आप इसके आंसर को आप उसमें जो हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिखाए थे उसमें आप इस क्वेश्चन को देखोगे और इसका आंसर उसमें लिखा होगा। और कौन कौन से दृश्य देखे थे आप उनको, जैसे कि उसने राइस फील्ड देखे थे, यानी कि, है ना, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे जिन पर मंकी जो थे कूद रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें गांव देखे थे उसने, और शरणार्थी बच्चे देखे थे। तो बहुत सारी चीज़ें उसने देखी थी। तो इस तरह से आप उसके आंसर को पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन का जो मीन है वो समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन का मीन क्या है कि लेखक ने दिल्ली से रानीखेत वाले रास्ते में किन वस्तुओं और किन दृश्यों को देखा, उनका वर्णन कीजिए। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, वाई वर चिल्ड्रन डिस्क्राइब एज रिफ्यूजीज। वाई मिस क्यों, वाई मिस क्या होता है? क्यों। वर माने थे, द चिल्ड्रन माने बच्चे, डिस्क्राइब में वर्णन किया गया एज रिफ्यूजी, मतलब कि इन बच्चों का शरणार्थी की तरह वर्णन क्यों किया गया है, मतलब कि इनको शरणार्थी क्यों कहा गया है। तो अब इसका भी आंसर हमने आपको उसमें लिखवाया है। तो शरणार्थी क्यों कहा गया था? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो धर्म की कुछ लड़ाई हो गई थी हिंदू मुस्लिमों में। तो कुछ लोग आज़ादी के बाद भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे और इंडिया से पाकिस्तान गए थे। तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनको यहाँ पर रिफ्यूजी कहा गया, और जो लोग यहाँ से वहाँ गए थे उनको वहाँ पर रिफ्यूजी कहा गया, यानी कि शरणार्थी। तो क्या था कि इन बच्चों को शरणार्थी क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके माता पिता धर्म की लड़ाई के कारण पाकिस्तान से इंडिया आए थे, इसलिए यहाँ पर ये एक शरणार्थी के रूप में आकर बसे थे, इसलिए इनको शरणार्थी कहा गया है, रिफ्यूजी कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वाई डिड रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वाई मिस क्यों, डिड द रिफ्यूजी माने शरणार्थी, चिल्ड्रन माने बच्चे, डिसेंडेड मिस होता है टूट पड़ना। शरणार्थी बच्चे क्यों टूट पड़े? लाइक लोकस्ट, टिड्डे की तरह। किसकी तरह? टिड्डे की तरह। टिड्डा आपने देखा होगा, कूदता है वो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस तरह से कूदता है। तो टिड्डे की तरह कूद पड़े ऑन द राइटर, किस पर? लेखक पर। तो जो शरणार्थी बच्चे थे वो लेखक पर टिड्डे की तरह क्यों टूट पड़े? अब क्यों टूट पड़े आपको पता होगा, आपने आंसर पढ़ा होगा। तो जब वो राइटर वहाँ से गुजरा, जैसे ही प्लेटफॉर्म पर वो उतरा वहाँ पर ट्रेन से, तो बच्चों ने उसको पूरी तरह से घेर लिया, क्योंकि वहाँ जो बच्चे थे वो पंखे और टोकरियाँ बेच रहे थे। तो उन बच्चों ने सोचा कि ये जो अमेरिकन आया है ये एक अच्छा ग्राहक है, अच्छा कस्टमर है, और उसको एक अच्छा कस्टमर समझकर उस पर टिड्डे की तरह टूट पड़े। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें फोर्थ में, हु माने कौन, वर सेलिंग माने बेच रहे थे, द बास्केट माने टोकरियाँ, टोकरियाँ कौन बेच रहे थे, एंड भाई और क्यों बेच रहे थे। तो कौन बेच रहे थे? तो वो रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, मतलब कि शरणार्थी बच्चे ही बेच रहे थे। क्यों बेच रहे थे? क्योंकि उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था
इसलिए वो टोकरी और पंखे बेचकर अपनी आजीविका को कमा रहे थे, क्योंकि वो बच्चे भुखमरी कंगाल पर थे, उनके माता पिता के पास अच्छा कोई साधन नहीं था, तो इस वजह से भोजन कमाने के लिए वो टोकरी और पंखे बेच रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरह से आपका जो पहला चैप्टर है वो उसके क्वेश्चन आपके फिनिश हो चुके हैं। तो हमने इसमें से केवल 4 ही क्वेश्चन लिए हैं पहले चैप्टर में से, और दूसरे वाले में से 3 लिए हैं, और तीसरे वाले में से भी 3 लिए हैं। तो दूसरा चैप्टर कौन सा आपका? फेलो ट्रैवलर। कौन सा है? फेलो ट्रैवलर। और पहला था ए गर्ल विद ए बास्केट। कौन सा था? ए गर्ल विद ए बास्केट। और दूसरा है फेलो ट्रैवलर, एक सहयात्री। तो इसमें भी आपको पता होगा क्या बताया गया है। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है आपका। तो इसमें मच्छर के बारे में बताया गया है। आपने हमारी समरी पढ़ी होगी कि जब लेखक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो अचानक एक मच्छर आ जाता है और उनको परेशान करता है, तो वो उसको अपना सहयात्री समझते हैं, क्योंकि जब तक लोग बैठे थे उसके बाद लोग उसमें चले जाते हैं, लेखक अकेला रह जाता है। तभी एक मच्छर आता है, तो उसने लेखक को परेशान किया काफ़ी, तो लेखक ने उसको अपना फेलो ट्रैवलर आई मीन सहयात्री कहा। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। वाट इज अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डनर। वाट में क्या इज माने है अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डनर। मिस्टर एजी गार्डनर के अनुसार द प्लीजेंट माने अच्छा, सेंस ऑफ फ्रीडम मतलब कि अच्छा स्वतंत्रता का अनुभव, अबाउट बीइंग एलोन मतलब कि अकेले होने पर, इन द कंपार्टमेंट माने रेल के डिब्बे में। तो लेखक कौन है आपके? एजी गार्डनर। तो मिस्टर एजी गार्डनर के अनुसार रेल के डिब्बे में अकेले होने पर आनंद का अनुभव क्या है, मतलब कि जब रेल के डिब्बे में व्यक्ति अकेला होगा तो वो किस तरह का आनंद ले सकता है। तो इसमें बताया गया है कि वो एक डोरा नाम का जो लॉ होता है वो उसे भी तोड़ सकता है। कब? जब वो रेल के डिब्बे में अकेला हो। वह गोल्फ खेल सकता है, प्ले मार्बल कंचे खेल सकता है, सिर के बल सिर को नीचे कर पैर ऊपर करके खड़ा हो सकता है, गद्दे पर बैठ सकता है, लेट सकता है, खिड़की खोल सकता है, खिड़कियों को बंद कर सकता है। तो इन चीज़ों का वो आनंद ले सकता है। कब? जब वो डिब्बे में अकेला होगा। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया है कि डिब्बे में अकेले होने पर एजी गार्डनर के अनुसार लेखक का जो स्वतंत्रता का अनुभव है वो क्या है। अगला देखिए 6वां क्वेश्चन। हो माने कौन, वाज माने था, एजी गार्डनर्स फेलो ट्रैवलर मतलब कि एजी गार्डनर का सहयात्री कौन था। तो कौन था? मॉस्किटो था, मच्छर था। वैन माने जब, डिड ही बिकेम अवेयर जब वे अवगत हो गए थे, हिज फेलो ट्रैवलर अपने सहयात्री से, मतलब कि उनका सहयात्री कौन था और वो अपने सहयात्री से कब अवगत हुए थे, मतलब कि कब उससे जान पहचान हुई थी। तो पहली बात तो उनका सहयात्री कौन था। तो ऐसे हु वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एक ही वर्ड से बन जाते हैं। मुख्य वर्ड यहाँ लगा दीजिए, बाकी क्वेश्चन में से उतार दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि हु वाज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रैवलर। अब यहाँ तक कौन था उसका सहयात्री? तो कौन था उसका सहयात्री? उसका सहयात्री कौन था? ए मॉस्किटो या दाम कह सकते हो गया आंसर। अच्छा, वो कब उससे अवगत हो गए थे? कि जब मच्छर आया और उनकी नाक पे आके बैठ गया था। इसको आंसर को आप जब कॉपी में देखोगे, वीडियो देखोगे या फिर नोट्स में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कब उससे अवगत हुए थे। ठीक है, तो ये था आपका 6वां क्वेश्चन। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि 2021 में आपको एग्जाम में देखने को मिले। मैग्निमिटी हैज लिमिट मतलब कि उदारता। मैग्नानिमिटी क्या होती है? उदारता। हैज लिमिट, तो मैग्नानिमिटी हैज लिमिट मतलब कि उदारता की एक सीमा होती है। जैसे कि मान लो कोई आदमी तुम्हें परेशान करता आ रहा है, कभी आपके चांटा मार दिया,
कभी धक्का मार दिया, कभी नोच लिया, कभी कुछ चुबा दिया, तो आप उसको कब तक उसको बर्दाश्त करोगे? एक सीमा होती है उसकी, क्या होती है, एक लिमिट होती है। तो उसमें यही कहा गया है कि उदारता की एक लिमिट होती है। जैसे कि जो मच्छर था उनको बार बार परेशान कर, बार बार टीज़ कर रहा था, कभी नाक पे बैठ के, कभी कान पे बैठ के, कभी कपड़े पे बैठ के, कभी चक्कर लगा घूम घूम के आता फिर बैठ जाता। तो उन्होंने कहा कि मैग्नानिमिटी की क्या होती है, एक उदारता की भी एक क्या होती है, एक सीमा होती है। हम किसी को एक बार माफ़ कर देंगे, 2 बार माफ़ कर देंगे, 3 बार माफ़ कर देंगे, है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई बार बार हमारे मारता जा रहा है और हम हंस के अरे यार मान जा, फिर दोबारा मार दे, अरे यार छोड़ दे। तो एक सीमा होती है इसकी भी कि हम उसको ऐसे कब तक छोड़ सकते हैं। तो उसकी भी क्या होती है, एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। तो हु सेड दिस, यह किसने कहा है, एंड भाई, और क्यों कहा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझोगे कि उदारता की भी क्या होती है, एक सीमा होती है। तो ये शब्द किसने कहा है और क्यों कहा है, दोनों बातें इसमें पूछी हैं। हमने जो वीडियो आपको प्रोवाइड की थी और जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको लिखवाया है। आप इसको एक बार देख लोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। आगे देखो, इस तरह से देखो, ये भी आपका सेकंड चैप्टर के भी आपके फिनिश हो चुके हैं। अब आपका लास्ट चैप्टर है यहाँ पर तीसरा। तो हु वाज द रिंग लीडर, ये आपका तीसरा चैप्टर है आपका होम कमिंग। कौन सा है, होम कमिंग। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही कहानी बहुत अच्छी है। फतिक नाम का एक 14 वर्षीय बच्चा है जिसके बारे में इसको बताया गया है। तो एक बहुत ही अच्छी घटना का वर्णन किया गया है इसमें। हमने इसकी जो समृद्धि बहुत अच्छे से आपको समझाई थी, आपने वीडियो देखा होगा। और वीडियो को अगर भूल गए हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ सके। तो हु वाज द रिंग लीडर, हु माने कौन, वाज माने था, द रिंग लीडर में सरगना बोलते हैं। तो सरगना कौन था, एमोंग द बॉयज़, उन लड़कों का, मतलब बहुत सारे लड़के थे, समूह लड़कों का समूह था। तो उनका मुखिया, नायक, हीरो या दादा कह सकते हो। ऑफ द विलेज, जो गांव के लड़कों का एक समूह था, तो उनका जो लीडर था, जो नेता था, या सरगना कह सकते हो, नायक कह सकते हो, या मुखिया भी कह सकते हो। तो वो कौन था। तो देखो इसमें आपको हु पूछा है ना, तो एक ही शब्द से हो जाएगा, वो था फतिक। कौन था, फतिक था। तो यहाँ फतिक लगा दोगे और आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ये तो वाला आंसर तो मैंने आपका यहीं पर कंप्लीट कर दिया। आपको एक ही शब्द याद रखना है, वो है फतिक। तो फतिक वाज, तो कह सकते हो, देखो फतिक वाज द रिंग लीडर एमोंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। और भी उसमें 2-4 सेंटेंस बढ़ा सकते हो। ही वाज वेरी क्रूअल। तो अगला क्वेश्चन है आपका 9वां। वाई डिड फतिक एक्साइटेड, वाई मीन्स क्यों, डिड फतिक माने फतिक, एक्साइटेड माने उत्तेजित था या उत्सुक था, टू गो माने जाने के लिए, कलकत्ता बस कलकत्ता। तो फतिक जो था वो कलकत्ता जाने के लिए क्यों उत्सुक था। तो क्यों उत्सुक था, क्योंकि वो गांव में रहता था और शहर में कभी गया नहीं था, इसलिए उसकी इच्छा थी कि वो भी शहर में घूम के आए, शहर का जीवन देखे कैसा होता है। और अक्सर बच्चों की एक हैबिट होती है घूमने की, कि जब वैकेशन होती है, छुट्टियां होती हैं, तो कोई बच्चा अपने मामा के जाता है, कोई स्कूल टूर से जाता है, कोई कहीं कैंप पे जाता है, कोई मौसी के यहाँ जाता है, इस तरह से। तो फतिक भी एक 14 वर्षीय लड़का था, तो उसकी भी इच्छा थी कि यार कहीं घूम के आना चाहिए, बट कोई रीज़न नहीं था, इसलिए उसको जाने का मौका मिला अपने मामा के यहाँ। कहाँ पर, कलकत्ता। उनके मामा थे विशंबर, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, आपने समरी सुनी होगी, देखी होगी। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे उसके मामा, लेकिन उसकी मामी जो थी वो बहुत ही ख़राब थी, क्रूअल थी, लेकिन मामा बहुत ही अच्छे थे। तो आपने सुना होगा। तो इसमें यही पूछा है कि वो कलकत्ता जाने के लिए क्यों उत्सुक था। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, विच थिंग्स माने कौन सी वस्तुएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
हो सकता है कि ये भी आपको 2021 में देखने को मिले। अब ये नहीं है कि मैंने दोनों की कहा है तो दोनों ही आ जाएं, है ना, हो सकता है कि इसमें से ही आ जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक टीचर्स माइंड होता है जिससे कि टीचर को ऐसा फील होता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पेपर हम तो नहीं बनाते हैं, लेकिन जो पेपर बनाते हैं वो कोई टीचर ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो टीचर्स माइंड कहीं कहीं कनेक्ट हो जाता है, इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि ये आ सकता है या ये आ सकता है। ऐसा कोई डेफिनेट नहीं है कि हाँ जी बिल्कुल आना है यही आएगा, ऐसा कोई डेफिनेट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आ भी जाए। इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। मैं आपको इसको समझा देता हूँ, देखिए। विच थिंग्स माने कौन सी वस्तुएं, फॉर विक्वाइटेड मिस होता है विरासत में, कौन सी वस्तुएं वर विक्रम माने विरासत में मिली थी, टू माखन के लिए, बाई हिज ब्रदर उसके भाई से। मतलब कि कौन सी वस्तुएं थी जो उसको विरासत में उसके भाई से मिली थी। ऐसा था कि उसका भाई जो कलकत्ता चला गया था तो उसके भाई के पास बहुत सारी चीज़ें थी, कुत्ते का पट्टा था, कंचे थे कुछ, और भी 2-1 खिलौने थे टूटे हुए। तो आप इसका आंसर उसमें देख सकते हो, हम आपको बता चुके हैं पहले भी, है ना। तो उसको कुछ वस्तुएं विरासत में मिली थी, तो वो कौन सी वस्तुएं थी, तो इनमें आप उसको लिख दोगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे आपके 10 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिनमें से हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे। क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिए हैं, आंसर आपको इनके जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी उनमें मिल सकता है। और यदि आप हमारे बैच से जुड़े हुए तो आपके पास नोट्स भी प्रोवाइड किए हमने, तो नोट्स में भी आप मिल सकते हैं। तो इनको बहुत ही अच्छी तरह से आप लर्न कर सकते हैं। और जो लोग केवल हमारी वीडियो देखते हैं वो वीडियो में देख सकते हैं, या फिर इनके आंसरों को आप बुक से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखोगे और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि इस चीज़ का फ़ायदा और लोग भी उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।